लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज हम डिस्कस करेंगे CTET फरवरी 2016 के एग्जाम को। एंड ये होगा आपका पेपर फर्स्ट होगा, ठीक है। इसके CDP की हम बात करेंगे, मींस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से पेडागोजी आपकी हेल्प करती है, ठीक है। क्योंकि CTET में क्या होता है, अगर आपका CDP सेशन आप स्ट्रॉन्ग रखते हैं अपना, ठीक है, आपकी पकड़ अच्छी है, तो क्या होगा कि आप CTET को इजीली क्रैक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं एंड आउट ऑफ 30 आप कितना गेन कर पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट क्लासरूम्स इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल। अब मल्टीलिंगुअल क्या होता है? बहुभाषिता, ठीक है। एंड दिस नीड टू बी सीन एज बाय द टीचर। आपकी क्लास में क्या है, बहुभाषिता वाले काफी बच्चे हैं, ठीक है। एंड एज अ टीचर आप उनको किस प्रकार से देखेंगे? आप क्या सोचेंगे कि बच्चे मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या फिर वो क्या है, एक बॉर्डर है यानी कि परेशानी है, या फिर ऑब्स्टेकल है, बच्चे क्या बाधा है, या फिर आप बोलोगे कि वो रिसोर्स हैं। तो सीधी सी बात है, सिंपल थिंग है, क्या है कि वो क्या है, एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। बच्चे होता क्या है, जब हमारी क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे होंगे ना, डाइवर्स लर्नर होंगे, ठीक है, तो कोई बच्चा पंजाबी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, तो वो सब चीजें क्या होगी, हमारे लिए एक रिसोर्स के तौर पर कार्य करेंगी। बिकॉज क्या होगा कि बच्चों को भी आपस में इंटरेक्शन का मौका मिलेगा, बच्चे क्या करेंगे, नए नए शब्दों को भी सीख सकते हैं, एंड वो बच्चे नई लैंग्वेज को भी अडॉप्ट करेंगे इजीली। ओके, मिस्टेक्स एंड एरर मेड बाय स्टूडेंट्स। बच्चों ने जो मिस्टेक की हैं, गलतियां की हैं, एरर्स किए हैं, तो वो स्टूडेंट्स के लिए क्या है, आप एज अ टीचर उनको क्या समझेंगे, ठीक है। तो आप क्या समझेंगे कि वो फेलियर है ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, कि बच्चों की और जो टीचर्स की क्या है, वो फेलियर को शो करेगा, या फिर वो क्या शो करता है, अपॉर्चुनिटी शो करता है टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग, कि बच्चे कैसे समझते हैं, ठीक है। या फिर वो क्या शो करेगा, आपको डील्ट विद, यानी कि आप क्या करोगे, उनको कठोरता से निपटाओगे। अगर बच्चों ने गलतियां की हैं तो आप उनको पनिशमेंट दोगे, ठीक है। तो वो चीज क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। क्या है, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू लेबल, बिल्कुल गलत है, लेबल नहीं देना आपको बच्चों को। एंड आप किसी को ये नहीं कहोगे कि ये बिल्कुल वीक बच्चा है, या फिर ये बहुत आउटस्टैंडिंग बच्चा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना, बल्कि हमें चाहिए कि शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग, कि बच्चों का जो चिंतन है, ठीक है, बच्चों को जो समझने के अवसर आपको उनको देने हैं। देखिए, गलती करने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि वो कैसे सोचते हैं। सपोज कीजिए एक बच्चे ने मैथ का कोई क्वेश्चन किया है, अब आपने देखा कि उसने क्या गलतियां की हैं, तो उससे हमें इंडिकेट मिलेगा कि बच्चे उस सवाल को लेकर उनकी क्या थिंकिंग है, क्या सोच है, एंड टीचर उसमें कैसे सुधार कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, सेकेंड। चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट। देखिए, कौन कहता है कि जो बच्चे हैं वो सक्रिय रूप से यानी कि एक्टिवली अपने ज्ञान को सीखते हैं। एंड देखिए, उन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक यानी कि लिटिल साइंटिस्ट भी उन्होंने कहा है। तो ये किसके सिद्धांत की रचना करते हैं, ठीक है। तो ये बातें किसके द्वारा बताई गई, प्याजे के थ्रू कही गई हैं। बिकॉज प्याजे कहते हैं कि जो बच्चा है वो अपने ज्ञान को एक्टिवली सीखता है, एक्टिव बिल्डर है। एंड बच्चे क्या है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे, उन्होंने साइंटिस्ट भी उनको बोला है। देखिए, प्याजे ने आपको 4 स्टेजेस बताई हैं, आप उन्हें SPCF के थ्रू याद कर सकते हैं। S से आपका क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज है, P से प्री ऑपरेशनल स्टेज है, C से आपका कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज है, एंड लास्ट है आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो ये 4 स्टेजेस हैं, जिसमें क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन आपसे पुट किए जाते हैं कि कौन सी स्टेज में कौन सी वाली क्रिया बच्चा करने लगता है, तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। चाइल्ड सेंटर पेडागोजी मीन्स, चाइल्ड सेंटर क्या होता है, जहां बच्चा क्या है, सेंटर में होगा। जो भी आप एक्टिविटीज कराएंगे वो बच्चे को ध्यान में रखकर ही कराएंगे। एंड जो टीचर है वो क्या है, फैसिलिटेटर की तरह कार्य करेगा। तो देखिए, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी क्या है, आप क्या करोगे, बच्चों को बोलोगे कि इमिटेट करो, यानी कि जैसा टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर बताया है केवल आप उसे उतार लो, उसकी ही इमिटेट यानी कि उसी का ही अनुकरण करो। तो ऐसा नहीं करना, बल्कि हमें क्या करना है कि गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। देखिए, बच्चों को क्या करना है कि वो बच्चे अपने आप को एक्टिवली यानी कि सक्रिय रूप से बच्चा क्या कर पाए, पार्टिसिपेशन कर पाए जो भी आप एक्टिविटीज करा रहे हैं। एंड बच्चे की जो वॉइस है यानी कि बच्चे के जो विचार हैं वो भी अपने आप मतलब बच्चा अपने विचारों को भी आपके सामने एक्टिवली प्रेजेंट कर पाए, यानी कि बच्चा सेंटर में रहकर सारी एक्टिविटीज आपको करानी है। अ टीचर कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। देखिए, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अगर है तो उस स्थिति में एक टीचर क्या करेगा बच्चों के लिए। अगर कोई काफी बड़ी समस्या आपने बच्चों को दे दी, तो आप एज अ टीचर आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि आप उनको कैसे बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप क्या करेंगे, आप बोलोगे कि नॉट ऑफरिंग एनी हेल्प, आप बच्चों की कोई भी सहायता नहीं करोगे, ठीक है। या फिर आपने क्या दिया कि एक लेक्चर दे दिया, एक भाषण दे दिया कि ये काम ऐसे हो जाएगा, तो भाषण देने से भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। आपको क्या करना होगा
कि ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स। आपने क्या किया, कोई टास्क था काफी बड़ा, आपने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक बात है। एंड राइटिंग डाउन इंस्ट्रक्शंस, और आपने क्या बोला कि बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिए कि बच्चे ये काम आपका ऐसे हो सकता है, ये काम इस तरीके से आप करोगे। तो बच्चों को आपने क्या बोला है कि बच्चे अपने जो काम है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, उसको टुकड़ों में बांटने लगेंगे, उसको टुकड़ों में तोड़ेंगे और तब वो इजीली उस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन द सेम वे एज इट इज रिसीव्ड। आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से कि जो आपने पढ़ाया है ना, बच्चे उसको ऐसे ही आपके सामने प्रस्तुत कर दें, ठीक है, जैसा आपने पढ़ाया बच्चे एज इट इज उसको ग्रहण कर ले। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये कोई इफेक्टिव पेडागोजी नहीं है, बिल्कुल कोई अच्छी, आप इसको कह सकते हैं कि रणनीति, बहुत अच्छी रणनीति है, ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है, अच्छा तरीका है रिकॉर्ड करने का कि हमारे ब्रेन में क्या है, तो ये भी क्या है, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इजी है बिकॉज टीचर टू एक्सेस, एक टीचर के लिए बहुत आसान है क्योंकि वो बच्चों का इजीली आकलन कर सकता है। तो देखिए इन तीनों पॉइंट से मुझे कुछ भी क्रिएटिविटी की कोई बात नजर नहीं आती, बल्कि ये चीजें क्या है, ये तो रोड मेमोराइजेशन हो गई ना, कि आपने जैसा पढ़ाया बच्चे ने ऐसा ही उसको बिल्कुल रट लिया, तो इससे बच्चा क्रिएटिव नहीं बन सकता। बल्कि ये क्या है, एक प्रॉब्लमेटिक है, बिल्कुल एक समस्या है। बिकॉज इंडिविजुअल इंटरप्रेट एक्सपीरियंसेस एंड डू नॉट रिप्रोड्यूस नॉलेज एट इट इज रिसीव। ये तो एक समस्या है क्योंकि बच्चे क्या है, अपने अनुभव के आधार पर कोई बात की नहीं है, बल्कि जैसा आपने पढ़ाया बच्चे ने ज्यों का तो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो ये क्या है, एक समस्या है, एक प्रॉब्लमेटिक, इसको आप कह सकते हैं। When students are given an opportunity to discuss a problem in group, आपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दी हैं कि आप एक ग्रुप में बच्चों को बिठाकर उनको आप लर्निंग करा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। देयर लर्निंग कर्व, अब जो उनका लर्निंग का कर्व है वो किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए लर्निंग कर्व क्या होता है, एक तरफ वाई होता है, एक तरफ एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करते हैं, बच्चे की लर्निंग को हम मेजर करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, यानी कि कितने समय में कितना वो सीख पाता है, तो ये सारी चीजें हम मेजर करते हैं। तो जब आपने बच्चे को ना ग्रुप में बिठाया तो इससे क्या होगा कि बच्चे की जो स्टडी है ना, बच्चे की जो लर्निंग है वो क्या होगी, बिकम बेटर, बिल्कुल बेहतर होगा। बिकॉज देखिए वाइगोस्की भी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने समाज से बेहतर सीखते हैं, बेहतर आप अपॉर्चुनिटीज समाज में आपको मिलती हैं। तो बच्चा जब क्या करेगा, आप डिस्कस कराओगे कोई प्रॉब्लम इन ग्रुप, तो सभी बच्चे अपने विचारों को इजीली व्यक्त कर सकते हैं। पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बट इट इज फॉलो डैश पैटर्न। देखिए क्या होता है कि जो विकास की गति है ना, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। अब देखिए जो विकास है, अगर मैं कहूं कि 1 साल का बच्चा है तो वो चलने लगता है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे इंडिया में 1 साल का बच्चा चलने लगता है। अगर अमेरिका की बात करूं कि जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया तो बच्चे ने चलना शुरू कर दिया, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। विकास तो दोनों तरफ सेम ही होगा कि अगर हमारे बच्चा ने 1 साल में चलना शुरू किया तो अमेरिका का बच्चा भी 1 साल में ही चलना शुरू करेगा। तो ये विकास क्या है, इंडिविजुअल इतना वेरी नहीं कर सकता कि बच्चे ने, अगर अमेरिका का बच्चा बिल्कुल जन्म लेते ही चलने लगेगा तो इतना वेरी नहीं करेगा। तो विकास क्या है, एक सीक्वेंस में चलता है, बिल्कुल सही बात है, एंड उसका एक स्पेशल ऑर्डर उसका होता है। सीधी सी बात है, सबसे पहले आप क्या होगे, इन्फेंसी स्टेज आएगी आपकी, उसके बाद चाइल्डहुड स्टेज में आप जाओगे, उसके बाद आप एडोलसेंस स्टेज में जाओगे। ऐसा नहीं कि इन्फेंसी के बाद आप सीधे सीधे क्या करोगे, एडोलसेंस स्टेज में आप चले जाओगे, तो ऐसा नहीं है। सीक्वेंस क्या है आपका, सेम रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, यानी कि जो विकास है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा उचित है। आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा विकास को बेहतर तरीके से फॉलो करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डेवलपमेंट क्या है आपको ये बताना है कि आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट जो है ना वो बिगिन होता है एंड टू एंड बर्थ, यानी कि जो विकास है ना वो जन्म के साथ ही शुरू होता है और तभी आपका समाप्त वो हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि विकास क्या है, एक सोशियो कल्चर कॉन्टेस्ट है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है कि जो हमारा समाज व संस्कृति है ना उस पर क्या होता है, हमारी डेवलपमेंट बिल्कुल निर्भर करती है। यानी कि जो हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें विकास का, यानी कि उसमें समाज का और संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। हमारे संज्ञान का निर्माण भी जो है वो समाज के और संस्कृति के द्वारा बेहतर तरीके से हो सकता है। वाई डू इंडिविजुअल डिफरेंस फ्रॉम वन अनदर, देखिए होता क्या है, जो व्यक्ति हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सभी बच्चे, यानी कि 2 बच्चे हैं बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपने कॉग्निशन के अकॉर्डिंग, फिजिकल अपीयरेंस या फिर बहुत तरीके हैं जिसमें वो एक दूसरे से डिफर होते हैं, यानी कि डिफरेंट वो होते हैं। तो आपको बताना है कि जो व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं। ड्यू टू इनबॉर्न, यानी कि बच्चे ने जो जन्म लिया है ना उसके अंदर कुछ एबिलिटीज है, उन्हीं के कारण वो अलग दिखाई देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज जो एक ही चीज को आप ना इंपॉर्टेंस नहीं दोगे कि आपने इसमें क्या दे दिया, बिल्कुल हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस दे दी, तो ऐसा नहीं होगा। आपने क्या बोला कि ड्यू टू इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये चीज ठीक है कि जो आपका जो डेवलपमेंट है आप उसको बोल सकते हो H/E, यानी कि जो वुडवर्थ की इक्वेशन है ना, वुडवर्थ ने बोला है कि हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट का जो इंटरप्ले होता है
तभी आपकी डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सकती है। आप ना किसी एक चीज़ को नहीं ज़्यादा फोकस करोगे, कि ऐसा नहीं कि हेरिडिटी को आपने ज़्यादा फोकस किया या फिर आपने एनवायरनमेंट पर भी ज़्यादा जोर दिया, नहीं, दोनों की इंपॉर्टेंस है, दोनों का ही आपस में इंटरप्ले होता है, तभी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो बेहतर आंसर क्या है इसका? सेकंड। फैमिली प्लेज डैश रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। देखिए इस परिवार क्या है? समाज का एक छोटा रूप है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो परिवार में ही उसको अपना समाज देखने को मिलता है। वो सोचता है कि जो मेरा परिवार है वही मेरा समाज है, तो बच्चा एक्टिव होता है अपने परिवार में। आपको बताना कि सोशलाइजेशन क्या है बच्चे के लिए, तो ये क्या है? आपका प्राइमरी फैक्टर है। देखिए मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बताया कि हमारे क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फैक्टर होते हैं। तो जो प्राइमरी में क्या आएगा, आपका फैमिली है, आपका नेबर है, वो सारी चीजें क्या होती हैं आपकी प्राइमरी में, उसको आप इंक्लूड करते हो। ठीक है, अब आप मुझे ना लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि 30 में से आप कितने मार्क्स इसमें ले पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना है कि करेक्ट मैच कौन सा है। ये सारी चीज़ ना आपको 4 स्टेजेस बताई हुई हैं प्याजे की, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था SPCF के थ्रू। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेज में कौन सी बच्चा एक्टिविटीज़ करने लगता है। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको बोला है इन्फेंसी, जब बच्चा छोटा होता है ना, शैशवावस्था होती है, तब बच्चा लॉजिक लगाने लगता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि बच्चा लॉजिक लगाने लगता है, बच्चे ने जन्म लिया और बच्चे ने लॉजिक लगाना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि जो कंक्रीट ऑपरेशन चाइल्ड है, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज आप कौन सी है आपकी 7 से 11 साल की, यानी कि प्याजे की तीसरी अवस्था आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो उस स्टेज में आने पर बच्चे में क्या होता है, कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, बच्चा क्लासीफाई करने लगता है चीज़ों को। अब आप इसको समझ लीजिए कि कंजर्वेशन क्या होता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अगर मैंने किसी चीज़ की शेप चेंज कर दी, ठीक है, और उसका मैंने साइज चेंज कर दिया, तो उससे क्या होगा कि इसमें जो क्वांटिटी है, यानी कि इसमें जो भी क्वांटिटी थी और उसका जो वॉल्यूम था वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। बच्चे ऐसा सोचते हैं, बट कि ऐसा नहीं होता कि अगर किसी चीज़ की आपने शेप को चेंज कर दिया, ठीक है, तो उसमें जो क्वांटिटी है ना वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। सपोज कीजिए कि 1 लीटर पानी था, ठीक है, 1 लीटर पानी था, वो आपने एक गिलास में कर सकते हो, आप उसको एक टब में कर सकते हो, एक बाल्टी में कर सकते हो, तो आप किसी में भी कर लीजिए, बट वो 1 लीटर पानी ही रहेगा। यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है ना वो चेंज नहीं होगी। यानी कि बेशक आप शेप चेंज कर लीजिए, उसका साइज चेंज कर लीजिए चीज़ का, बट उसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी। वो क्या है, कंजर्वेशन का गुण आप इसको बोल सकते हैं। Child says cloth dry faster in the sun. She shows dash understanding. देखिए एक बच्चा है, वो कहता है कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, तो वो कैसी समझ वो बच्चा अपनी दिखा रहा है। देखिए बच्चे क्या होते हैं, लॉजिक लगाते रहते हैं कि कपड़े धूप में क्यों जल्दी सूख गए, इस तरीके से वो सोचते रहते हैं, या फिर सर्दियों में कपड़े क्यों नहीं सूख पाते। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बच्चे कॉज देते हैं। कॉज का मतलब क्या, कारण देते हैं, बच्चे बताते हैं, एंड उसका इफेक्ट यानी कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो बताते हैं। अब देखो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश क्या है, एक कॉज है, एक कार्य है, एंड उसका इफेक्ट क्या पड़ा कि कपड़े जल्दी सूख गए। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्य कारण। अकॉर्डिंग टू प्याजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फॉर्म। देखिए बच्चे की जो थिंकिंग है वो डिफर है किससे, अडल्ट से। ठीक है, देन इन डैश बताना है कि बच्चों का जो चिंतन है वेस्ट को से डैश में तो भिन्न है बजाय डैश के। अब देखिए प्याजे ने बात की है कि जो बच्चे हैं ना वो भी उतना ही सोचते हैं जितना कि आप सोच रहे हो। ठीक है, ये बच्चा है, ये आप हो, तो बच्चे भी उतना ही सोच रहे हैं जितना आप सोच रहे हो। तो चेंज क्या होगा, बस जो प्रकार है ना, जो काइंड है वो चेंज हो जाएगा। अब देखो काइंड क्या है, सपोज कीजिए आप किसी इंटरनेट से हेल्प लेकर आपने सीख लिया, न्यूज़पेपर से सीख लिया, या फिर किसी और आपने मेथड से सीख लिया, बट बच्चे क्या करते हैं, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं अपने ज्ञान को। ठीक है, तो उनका जो तरीका है सीखने का वो तो अलग हो सकता है, बट सोच आप भी रहे हैं और बच्चे भी सोच रहे हैं, तो दोनों आप लोग सोचते हो। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि जो बच्चे हैं ना वो काइंड यानी कि बच्चों का जो प्रकार है ना वो तो चेंज होगा, वो किसी अलग तरीके से सोचोगे, आप किसी अलग तरीके से सोचोगे, बट जो अमाउंट है ना, जो मात्रा है वो सेम रहेगी, यानी कि जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, बट चेंज क्या होगी, क्वालिटी बिल्कुल चेंज हो सकती है बच्चे की और आपके सोचने के तरीके की जो क्वालिटी वो चेंज होगी, बट क्वांटिटी यानी कि जो मात्रा है वो सेम रहेगी। Which one of the following is an example of scaffolding? Scaffolding क्या होता है, वाइगोस्की के थ्रू दिया गया है। वो कहते हैं कि आप बच्चे को ना एक टेम्परेरी सपोर्ट दीजिए। टेम्परेरी का मतलब क्या है कि जब तक बच्चा कोई काम खुद से नहीं करने लगेगा ना तब तक आप उसको केवल तब तक सपोर्ट दो, जैसे ही उसने काम करना शुरू कर दिया आप उसको सपोर्ट देना बंद कर दीजिए, तो वो क्या होगा, आपका स्कैफोल्डिंग होगा। तो देखिए स्कैफोल्डिंग में बात की गई है कि आप बच्चे को ना, आप उनको क्यूज देंगे, ठीक है, संकेत देंगे, और बच्चों को ना क्वेश्चंस करने के लिए बिल्कुल वो फ्री होंगे। बच्चे क्या कर सकते हैं, अनुमोदन कर सकते हैं, एंड बच्चे संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर, यानी कि जहां बच्चे को प्रॉब्लम है ना वहां पर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, देखिए वाइगोस्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। उनके अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन है वो कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीख पाते हैं, ठीक है, तो देखिए उन्होंने बात की है कि वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, यानी कि बाय इंटरेक्टिंग विद अडल्ट्स एंड पीयर्स। देखिए पीयर्स क्या होते हैं कि जो सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं ना, जैसे क्लास में हैं तो वो सेम एज ग्रुप के हैं, तो वो क्या है, पीयर्स हैं।
अडल्ट्स क्या है, अपने से बड़ों से। तो देखिए समाज के थ्रू और संस्कृति के थ्रू जब बच्चे इंटरेक्शन करते हैं ना, तो वो बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। अगर मैं मैचुरेशन की बात करती हूँ तो ये किसकी टर्म है, पियाजे के थ्रू बताया गया है मैचुरेशन। रीइंफोर्समेंट की बात आपके स्किनर करते हैं, वो कहते हैं कि आप बच्चे को ना रीइंफोर्समेंट करते जाओ, वेरी गुड आप उनको बताते जाओ, बच्चों को बोलते रहो, ठीक है। इमिटेशन की बात कौन करते हैं, बंडूरा करते हैं, मॉडलिंग का सिद्धांत भी बंडूरा ने दिया है। तो ठीक है, तो इसमें जो मेनली वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा समाज में जब इंटरेक्शन करेगा तो वो बेहतर तरीके से सीख सकता है। कॉलबर्ग हैज गिवन, कॉलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया है, तो देखिए कॉलबर्ग ने जो मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी दी है, उन्होंने 3 आपको क्या बताए हैं, लेवल्स बताए हैं एंड आपको 6 स्टेजेस उन्होंने बताई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कॉलबर्ग ने आपको कौन सा सिद्धांत दिया है, तो नैतिक विकास के चरण उन्होंने बताए हैं। देखिए कॉलबर्ग कहते हैं कि द स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, उन्होंने क्या किया कि नैतिक दुविधा उत्पन्न करते हैं, वो किसी के एक थ्योरी के थ्रू या फिर एक कहानी में बच्चे को लाते हैं और बच्चे से कहते हैं कि अगर आप इस कहानी में होते तो आप क्या करते, यानी कि नैतिक डिलेमा के थ्रू वो क्या करते हैं, बच्चे से पूछते हैं कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। अगर आप एक क्या कह सकते हो, आप परिस्थिति में हो तो आप उसमें क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। तो ये क्या है, आपका कॉलबर्ग के द्वारा दिया गया है। चाइल्ड सेंटर क्लासरूम, आपको बताना है कि जो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम है, यानी कि जो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष, ठीक है, वो कौन से होंगे। आपने क्या किया कि एक टेक्स्ट बुक ली, ठीक है, आपने क्या किया केवल पाठ्य पुस्तक से ही आपने उसको बच्चों को पढ़ाया, वो आपके लिए क्या एक संसाधन है। तो ऐसा नहीं होता कि आप केवल बुक से ही पढ़ाओगे, ठीक है, और भी तरीके हैं, और भी संसाधन है हमारे पास जिससे हम बच्चों को इजीली अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ए क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द ग्रुप, बच्चे क्या है, समूह में बैठे हैं, सही बात है, ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या है, समूह में बेहतर तरीके से सीखते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने लगते हैं, अच्छी बात है। एंड द टीचर टेक्स टर्न्स टू गो एंड ईच ग्रुप, टीचर क्या कर रहे हैं कि बारी बारी से ना हर एक ग्रुप में जाते हैं, वो पूछते हैं बच्चे से कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, आप इसको कैसे सुधार कर सकते हो। तो ये चीज़ क्या है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है ना, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है, वो क्या है, बच्चे की जो एबिलिटी है उनके अकॉर्डिंग आप क्या करा रहे हो, बच्चे को रीडिंग करा रहे हो, बच्चे को आप लर्निंग करा रहे हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू चाइल्ड इंटरेस्ट आप क्या करा रहे हो, बच्चे को एक्टिविटीज कराते हो, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का क्या होता है, जहाँ बच्चा सेंटर में होता है और बाकी सारी एक्टिविटीज क्या होती है, बच्चे को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। इंटेलिजेंस इज, देखिए बुद्धि क्या है, बिल्कुल सही बात है कि बुद्धि क्या है, कोई काम आप कैसे करते हो, किस तरीके से लॉजिक लगाते हो, किस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आप करते हो, तो वो सारी चीजें क्या है, बुद्धि है। तो ये क्या है, एक सेट ऑफ कैपेबिलिटीज आप इसको बोल सकते हो। बिकॉज ये क्या होता है कि बुद्धि ऐसा नहीं कि आपने केवल एक ही तरीके से काम किया, बल्कि आप क्या करो, लॉजिकल थिंकिंग आप लगाते हो, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आप लगाते हो। तो वो सारी चीजें क्या है, कैपेबिलिटीज हैं जिनके थ्रू आप बेहतर तरीके से कार्य को कर सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड इज अ पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड आपका क्या है, 2 से 6 ईयर्स की एज को बच्चे की जब होता है तो उसको आप क्या बोलोगे, प्रारंभिक बचपन उसको कहेंगे, ठीक है। तो जब बच्चा इस एज में होगा तो बच्चा लैंग्वेज को कैसे डेवलप कर सकता है, तो आपको ये चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है ये पीरियड, तो ये चीज़ क्या है, गलत है, बल्कि जो ये पीरियड क्या है, बहुत ही सेंसिटिव है। आप बच्चे को ना जैसी लैंग्वेज दोगे, जैसा आप बच्चे को आप एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट आप दोगे, बच्चा वैसी ही लैंग्वेज को सीखने लगता है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, बहुत तेज गति से शब्दों को, अपने सेंटेंसेस को बनाने वो लगता है। तो ये क्या है, एक सेंसिटिव पीरियड आप इसको कहें। अ टीचर रिमार्क्स इन को एजुकेशन, देखिए को एजुकेशन यानी कि सह शिक्षा क्या है, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही एजुकेशन लेते हैं, दोनों ही लर्निंग करते हैं। तो जब इस तरीके की क्लास होती है ना, तो उसमें एज अ टीचर, एक टीचर ने क्या कहा कि बी बॉयज़, लड़के बनो, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, लड़कियों की तरह बिहेव मत करो। या फिर टीचर ने इस तरीके जो टिप्पणी की है ना, एक तरीके से ये क्या शो करती है, ये क्या बताती है, ठीक है। तो ये हमें क्या शो करती है कि रिफ्लेक्ट करती है स्टेरियोटाइपिकल बिहेवियर। देखो स्टेरियोटिपिकल क्या होता है कि रूढ़िवादिताएं हैं जो यानी कि जो पहले से चली आ रही हैं, कि जो मेल है उनका कार्य कुछ और होता है, फीमेल है उनका काम कुछ और है, लड़के हैं तो लड़के रो नहीं सकते, या फिर लड़की है ना तो वो तो बिल्कुल छुई मुई बनकर ही हमेशा रहेंगी। तो जो ये स्टेरियोटाइप है, यानी कि जो समाज ने एक तरीके से बना दी है, सामाजिक संरचनाएं हैं ना, तो ये सारी चीजें क्या है, बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, डिस्क्रिमिनेशन आपने कर दिया कि लड़कों और लड़कियों में आपने क्या किया, भेदभाव किया है। तो ये सारी चीजें क्या है, जेंडर है, जो कि सामाजिक संरचना है, इनकी जो समाज ने बना दी है, ठीक है। तो टीचर की भाषा कैसी होनी चाहिए भाई, न्यूट्रल होनी चाहिए, सबको समान आपको लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि लड़कों को आपने ज्यादा अवसर दे दिया, फिर लड़कियों को कम दिए, बल्कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता धारणा को प्रकट करती है ये सारी चीजें। असेसमेंट, देखिए असेसमेंट क्या है, आंकलन, आपने किसको आप आंकलन कहोगे, ठीक है। अगर एक बच्चे ने कुछ अचीव किया है, आप उसमें देखोगे वो उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से सीख रहे हैं बच्चे, ठीक है, उसको आगे कैसे लर्निंग में आपको बेहतर तरीके से और प्रोवाइड आप उसको करा सकते हो।
तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आप बच्चे को असेसमेंट करते हो, ठीक है। आप बच्चा अगर सीख रहा है, आपने उस टाइम उसको असिस्ट कर लिया कि इसको कहाँ गलती है, क्यों नहीं सीख पा रहा कोई बच्चा, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपका आंकलन इसको कह सकते हो आप। तो ये क्या है, इज अ वे टू इम्प्रूव लर्निंग। बिल्कुल सही है कि जो सीखने में ना एक सुधार आप उसको कर सकते हो। आपको पता है कि मेरी गलती यहाँ है, देखो एक टीचर को भी फीडबैक मिलेगा, बिकॉज टीचर को पता चलेगा कि मेरी टीचिंग में कहाँ दिक्कत है, एंड जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पता चलेगा कि हमारी लर्निंग में कहाँ पर दिक्कत है, तो इम्प्रूव वो उसको कर सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या होता है, समावेशन, यानी कि आप कह सकते हो इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा आप इसको कह सकते हो। देखिए समावेशी शिक्षा के बारे ऊपर मैंने पहले भी कई वीडियोस में डिस्कस किया कि नॉर्मल स्टूडेंट प्लस में जो स्पेशल स्टूडेंट है, यानी कि सामान्य बच्चे हैं और जो विशिष्ट बच्चे हैं, उनकी नीड क्या है, अलग अलग है। बट आपको क्या करना है कि आपको बच्चे को ना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे इट इज़ अ फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन, यानी कि सभी बच्चों का अधिकार है, चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो स्पेशल है, कि उनको इक्वल एजुकेशन मिले। प्लस में क्या हो, इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम। देखिए जो स्पेशल बच्चे हैं ना, हम क्या करते थे पहले के समय में, क्या होता था कि उनके लिए अलग से स्कूल हम बनाते थे, बट नहीं, अब क्या है, उनको आपको नॉर्मल बच्चों के साथ ही बैठकर पढ़ाना है। जिससे क्या है, क्योंकि स्पेशल बच्चों को भी समाज में ही रहना है, उसको आप समाज से अलग थलग नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन में आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चा कोई स्पेशल है, आप ये नहीं कहोगे ये तो स्पेशल है, इसको अलग रखो, नहीं। जब नेचर ने ना उसके साथ भेदभाव नहीं किया, तो हम कौन होते हैं उसके साथ भेदभाव करने वाले। तो नॉर्मल और स्पेशल बच्चे साथ एजुकेशन लेंगे, वो क्या है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन आप उसको कहेंगे। देखिए वंचित वर्ग के कुछ बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो एक शिक्षक होने के नाते आपकी क्या ड्यूटी बनती है। देखो वंचित क्या होता है कि वो चाहे किसी सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, या भाषागत किसी कोई भी आधार उनका हो सकता है, जिसकी वजह से वो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड उनका कहलाएगा। तो देखो अगर इस तरीके के बच्चे हैं तो आप क्या करोगे, आपकी ड्यूटी क्या बनती है। तो 4 ऑप्शंस में से आपको बेहतर ऑप्शन चूज करना है और आपको बताना है कि कैसे आप उन बच्चों को ना समाज में जोड़ सकते हो, ठीक है। आपने क्या किया कि लॉट्स ऑफ होमवर्क दे दिया, रिटर्न वर्क दे दिया, तो इससे भी कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट इससे नहीं होगा। आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया उन बच्चों को और इंटरेक्ट ही नहीं करने दे रहे आप उनको दूसरे बच्चों के साथ, तो ये चीज़ क्या है, बिल्कुल गलत है। आपने उन बच्चों को क्या कर दिया, सेपरेट बिठा दिया, अलग से बिठा दिया। तो देखो जब वो इंटरेक्शन ही नहीं कर पाएंगे ना दूसरे बच्चों के साथ, तो फिर क्या होगा, फिर इंटरेक्शन का मौका ही नहीं दे रहे आप बच्चों को। बल्कि आपको क्या करना है कि ट्राई टू फाइंड अबाउट मोर अबाउट दैम, उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है, उनको इन्वॉल्व करना है क्लास में, एंड उन बच्चों के साथ आपको क्या करने हैं, डिस्कशंस आपको करने हैं। देखो डिस्कशंस करने से क्या होगा कि बच्चों के साथ आप जब इन्वॉल्व हो जाओगे ना, तो वो इजीली आपके साथ क्या कर पाएंगे, अपनी फीलिंग्स को शेयर इजीली कर पाएंगे। तो फर्स्ट आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए आपको ना इसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बतानी है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं कि बहुत से बच्चे होते हैं, किसी को रीडिंग में प्रॉब्लम है, किसी को राइटिंग में प्रॉब्लम है, कोई अटेंशन नहीं दे पा रहा, तो ये काफ़ी सारी बीमारियां बच्चे को होती हैं। तो आप उनको क्या बोलते हो, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आप उनको कहते हो। तो आपको बताना है कि कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज इसमें हो सकती है। देखो अगर कोई बच्चा गाली देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो एब्यूजिंग वर्ड्स यूज कर रहा है तो वो क्या है, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बल्कि क्या होगा, अगर कोई बच्चा देखो बी को डी पढ़ता है, वो कहता है ये बी नहीं ये तो डी है, वॉज को सा पढ़ता है, या फिर 21 को वो 12 सोचता है, वो सोचता है कि 21 नहीं लिखा हुआ ये तो 12 लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना पता है क्या शो करती हैं, आपको पता है कि एक बीमारी होती है डिसलेक्सिया, ठीक है। जैसे आपको पता होगा तारे जमी पर जो है ईशान अवस्थी को उसमें प्रॉब्लम होती है एक बच्चे को, तो वो पढ़ने में और लिखने में उनको दिक्कत होती है, तो वो क्या है आपकी डिसलेक्सिया, इस बीमारी का नाम इसको कह सकते हैं आप। अ चाइल्ड हु कैन सी पार्शली, देखिए एक बच्चा है जो आंशिक रूप से देख सकता है, ऐसा नहीं है वो पूर्ण रूप से ब्लाइंड नहीं है, वो आंशिक रूप से देख सकता है। तो आप क्या करोगे ऐसे बच्चे की कंडीशन में, देखो आपको करना क्या कि शुड बी पुट इन अ रेगुलर स्कूल। बिल्कुल सही है, आपको रेगुलर स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है, बिकॉज बच्चे को क्या समाज के साथ ही रहना है ना, और बच्चों के साथ बच्चा इंटरेक्शन करेगा। वाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस, आप क्या कर सकते हो, स्पेशल प्रोविजंस करने हैं। जैसे कि कोई बच्चा कम दिखता है उसको, तो आप क्या करोगे, उसको फर्स्ट डेस्क पे बिठा सकते हो, ठीक है। आप डॉक्टर से उसका चेकअप करा सकते हो। तो ये सारे प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। एंड बच्चे को क्या करना है, आपको विशेष प्रावधान आप बच्चे को दिला सकते हैं। और बच्चे की जो एजुकेशन है ना वो रेगुलर स्कूल्स में होगी। ऐसा नहीं है कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके स्कूल में आप उसको एडमिशन कराएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो उनके जो स्कूल्स होंगे वो क्या होंगे, नियमित विद्यालय में आप उनको शिक्षा दिलाएंगे। लर्निंग, देखिए लर्निंग क्या है, सीखना क्या है, किसको आप कह सकते हो कि आपने लर्निंग की है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा है कि कॉग्निशन और इमोशंस है ना, उनके बीच में आपसे इंटरेक्शन पूछा है कि इनका क्या संबंध है, कि जब आप लर्निंग करते हैं तब, ठीक है।
तो लर्निंग करते समय क्या होगा कि इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय लर्नर्स इमोशंस, कि जो आपकी लर्निंग है ना वो आपके इमोशंस के थ्रू प्रभावित होती है। सपोज कीजिए जो आपका कॉग्निशन है और एक आपका क्या है इमोशन है, ठीक है। तो कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। अगर आप देखो इमोशनली आप क्या ठीक नहीं हो, बीमार हो, या फिर घर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कुछ भी है, ठीक है, तो जो आपके जो इमोशंस है ना वो आपके कॉग्निशन पर भी प्रभाव डालते हैं। यानी कि जो लर्निंग है, अगर आप अच्छे से क्या है इमोशनली ठीक नहीं है, वीक हैं, तो क्या होगा आपकी लर्निंग भी बेहतर तरीके से नहीं हो सकती। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू मेक कंसेप्चुअल चेंजेस इन देयर थिंकिंग, बच्चे ने क्या कुछ कंसेप्ट बना लिए, कुछ अवधारणाएं बना ली हैं जो वो पहले से सोच कर रखते हैं कि ये काम तो ऐसी होगा, उनके कुछ कंसेप्ट उनके फिक्स उन्होंने बना लिए अपने माइंड में। तो एक टीचर के रूप में आपकी क्या ड्यूटी बनती है, आप उनको कैसे चेंज करोगे, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है कि मेक क्लियर एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन, आपको क्या करना है बच्चों के साथ एक्सप्लेनेशन देनी है, बच्चों को ना लॉजिक देने हैं कि ये काम बच्चे जो कंसेप्ट उन्होंने बना लिए, सपोज कीजिए कुछ गलत कंसेप्ट बच्चों ने बना लिए, तो आप उनको कैसे ठीक करोगे, तो आप उनको एक्सप्लेनेशन दोगे, लॉजिकली बताओगे कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं है बच्चे, आप इस काम को ऐसे कर सकते हो। तो आपने लॉजिक दिया है, ठीक है। एंड बच्चे के साथ आपने क्या किया, डिस्कशंस विद अ स्टूडेंट, आपने बच्चे के साथ क्या किए, डिस्कशंस किए हैं, क्योंकि जब तक बच्चे के साथ और आपका संबंध एक डिस्कशन के रूप में नहीं होगा ना, तो बच्चे क्या है, आप बच्चों को कन्विंस नहीं कर पाओगे तब तक। तो बच्चे के साथ आप क्या करोगे, स्पष्ट रूप से बात करोगे और उन्हें बताओगे कि जो कंसेप्ट बच्चे ने गलत बना लिए हैं और आप उनको ठीक करोगे। प्राइमरी स्कूल क्लासरूम, देखिए प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम्स हैं। व्हाट डज एक्टिव एंगेजमेंट मीन, आप कब कह सकते हो कि बच्चा जो है वो एक्टिवली इंगेज है, आपने जो लर्निंग मेथड्स यूज़ किए हैं बच्चा उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप कब कहोगे। तो देखिए जब बच्चे क्या करने लगते हैं कि इंक्वायरी करने लगते हैं आपसे, दोबारा से वो क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, बिना डरे बिना हिचक के वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड बच्चे क्या करते हैं, डिबेट करते हैं। डिबेट में क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट होंगे, तो बच्चे का क्या है माइंड उससे डेवलप होता है। तो बच्चे क्या करने लगते हैं, जब जांच पड़ताल करने लगते हैं, क्वेश्चन करने लगते हैं आपसे, तो बच्चे क्या करने कह सकते हो आप, एक्टिवली बच्चे क्या है इस चीज़ में एंगेज हैं, यानी कि बच्चे जो लर्निंग कर रहे हैं ना वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट होगी। चिल्ड्रन आर मोस्ट क्रिएटिव वैन दे पार्टिसिपेट इन अ एक्टिविटी, देखिए जब चिल्ड्रंस है ना, जो बच्चे हैं, आप कब कहोगे कि बच्चे सृजनशील हैं, बच्चे क्रिएटिव हैं, आप कैसे कहोगे कि जब बच्चे कौन सी एक्टिविटी करते हैं, जब आप कहोगे कि हाँ ये बच्चे तो क्रिएटिव बच्चे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चे ना आउट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, कोई भी काम अपने इंटरेस्ट के थ्रू आप शो करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट उनका है, तो जब वो किसी चीज़ में ना पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरेस्ट है उनका, तो अपनी रुचि से जब कोई बच्चे काम करते हैं ना, तो आप कहोगे कि ये बच्चे क्या हैं, सृजनशील हैं, क्रिएटिव उनकी थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, उनकी मल्टीपल सॉल्यूशंस बच्चे निकालने लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आउट ऑफ इंटरेस्ट आप इसको कह सकते हैं। सो गाइज इसी के साथ हमारा CDP सेशन कंप्लीट होता है। आप मुझे बताइए कि आउट ऑफ 30 आपने कितने मार्क्स गेन किए, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड फ्रेंड ट्रस्ट मी, मैं आपको ना उसी तरीके से गाइड कर रही हूँ जिस तरीके से ना मैंने अपनी CTET की प्रिपरेशन की थी, मैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाई करा रही हूँ, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।